अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पार्ट जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पंजाब बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा ग्रैप करने वाले नंबर हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन से होते हैं। और यहाँ पर आप 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हल कर रहे होते हैं। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 44। क्योंकि पैंडमिक कंडीशन की वजह से और कोरोना कंडीशन की वजह से हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे अपना पेपर नहीं दे पाए और अब वो तमाम चीज़ें जो है वो सेकेंड ईयर में करेंगे, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कि हम किस तरीके से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, हमारे पास कितने जो है उसकी स्पेसिफिक एक लेंथ होनी चाहिए कि हमें अच्छे जो है वो मार्क्स उससे मिल सके। सो टुडे इन सीख ले आई एम गोइंग टू बी ऑनलाइन। ये पहला ऑनलाइन लेक्चर होगा जिसमें मेरे साथ बच्चे भी मौजूद होंगे और उनके लिए ये सरप्राइज़ है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये एक यूट्यूब की वीडियो बन रही है। सो आई होप के तमाम चीज़ें जो है वो इन अकॉर्डेंस जो है वो आ जाएँ। सो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपना सेटअप स्टार्ट करता हूँ, तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाएं क्योंकि आपको मिलने लगे हैं आज चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर आपने कोई चीज़ नोट डाउन करनी है तो आप वो करें, अदरवाइज आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आज का अवेलेबल होगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट मूव टू द ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, अगर आप प्लीज़ तो अपने माइक जो है ना वो टर्न ऑफ कर लीजिए प्लीज़। और आज हम लोगों ने एक्सरसाइज की तरफ चलना है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं, तो हम टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते और हम स्ट्रिक्टली चलते हैं जल्दी जल्दी अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। अच्छा, आप एक काम ज़रूर ये कीजिएगा कि आप ना अपने पास जो है ना अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लीजिए, जिस तरीके से हम क्लास में करते थे। आज हम ऑनलाइन लेक्चर में भी यही ड्रिल जो है वो करेंगे। सो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर पहुंच रही है? जी सर, क्लियर। ओके जी। सो अपनी बुक खोल लें और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ज़ाहिर मेरे पास यहाँ पर जो है वो बोलेगा कि उससे पहले मैं आपको ना स्क्रीन आपकी ऑन कर देता हूँ। जी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। जी, क्या स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास? सर अभी लोडिंग हो रही है। ओके जी, ठीक है, ठीक हो गया। जी ज़ाहिर, ज़रा क्वेश्चन पढ़ें कि क्या क्वेश्चन है। The potential is constant throughout given region of space. जी, आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है गिवन रीजन ऑफ स्पेस से, तो आपने क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी? एनीवन, जल्दी जल्दी करें, उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर टाइप करने लगा। ज़ीरो होगी। कैसे ज़ीरो होगी? देखें, ये काम ना ऑनलाइन वाला इसलिए बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि हो सकता है क्लास में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं आपको कह देता था कि आप इसके यहाँ से यहाँ निशान लगा लें, बट आई प्रेफर आज यहाँ पर कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसके आंसर जो हैं वो यहाँ पर लिख दूँ। आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि हमारे पास फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है, वो इसीलिए ज़ीरो है क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो आपके पास ना जो चीज़ें गिवन हो, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, नंबर वन इज़ पोटेंशियल एंड नंबर सेकंड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक पोटेंशियल पूछा गया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो आपको इन दोनों के फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो हम वही वाला एग्जैक्ट फार्मूला लिखेंगे और अपने आंसर को जब वो कंपाइल कर देंगे तो कहता है येस द फील्ड इज़ ज़ीरो इन द रीजन where the potential is constant। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? बिकॉज वी नो दैट, साथ साथ समझाता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ। वी नो दैट कि हमारे पास जो ई है ना बच्चे, वो हमारे पास बराबर होता है यहाँ पर माइनस डेल्टा वी
ओवर डेल्टा आर। याद आया आप लोगों को कि जो हमारे पास v होता है वो किसके बराबर है? जी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के बराबर है। लेट मी सर्च द डेल्टा ओवर हेयर। ये मुझे डेल्टा मिल गया, तो ये हो गया जी डेल्टा वी एंड दैट विल बी डिवाइडेड विद, और ये इसके साथ माइनस साइन है, ठीक है। तो ये माइनस डेल्टा वी है एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो ये जो है डेल्टा आर से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इस रीजन में देखें आपके पास ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपके पास तमाम इक्वेशन बन रही है। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास अगर पोटेंशियल आपके पास जो है वो डेल्टा वी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि वी जो है उसकी वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, दैट विल बी ज़ीरो। उसको ज़ीरो आप अज्यूम कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू जहाँ पर भी अज्यूम कर रहे हो हम स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, तो उसको हम ज़ीरो लेते होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो इन दिस आप ज़ीरो ओवर समथिंग क्या होता है जी? माइनस ज़ीरो। हाँ जी, ज़ीरो ओवर डेल्टा आर जो है वो आपके पास दैट विल बी ज़ीरो। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये ज़ीरो आ जाएगा। तो आई प्रेफर कि मैं ये तमाम चीज़ लिख लूँ। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको मैं ई फील्ड लिख रहा हूँ, इज़ ज़ीरो इन द रीजन वेयर द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। तो जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी जी। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा? एनीवन, कोई और बच्चा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ले। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करें जी। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2? अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपके सामने आपकी स्क्रीन भी जो है वो शेयर हो रही है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे आपको वही फर्स्ट ईयर वाली बात ही है कि आपको आने हैं 3 सेक्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन का लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए कि अगर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म किया है आपके बोर्ड के पेपर में भी, सो आई प्रेफर कि आप वहाँ पर जो है एक लाइन जो है वो ज़रूर लगाएं, और ये लाइन जो है ये सेमी लाइन हो, ये फुल लाइन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखते हैं। बोर्ड के पेपर में हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन लिख के और उसका सोल्यूशन लिख दें। लेकिन यहाँ पर अगर इसके दो तरीके हैं। लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन है और वो स्टार्ट हो रहा है सपोज से, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सपोज दैट यू फॉलो अ चार्ज। यही है ना आपके बुक्स में ये क्वेश्चन। तो आप पूरा क्वेश्चन ना लिखें, आप इसको ऐसे डॉटेड कर दें। सपोज दैट यू फॉलो अ चार्ज से ऐसे डॉट करके एंड उसके बाद आखिरी वर्ड या 2-3 वर्ड लिख लें, द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। अब कोई इस क्वेश्चन को पढ़ दे पूरा अपनी बुक से, ताकि मैं इसको एक दफ़ा समझा भी दूं और फिर जो है हम लिखने पे आए जी बच्चे। जल्दी जल्दी इसको कोई पढ़ दे। Suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge. Do electric field and the potential increase or decrease? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहा है कि आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से फॉलो कर रहे हैं? ये आप एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फॉलो कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज आपके पास पड़ा हुआ है जिससे जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं और उससे ओरिजिनेट हो रही हैं और दूर की तरफ जा रही हैं। आपने यहाँ पर यह बताना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अगेन यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। एक आपके पास इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और दूसरा उसने पोटेंशियल का भी पूछा है। तो आपको दोनों के फार्मूलाज पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएंगे कि उनके फार्मूलाज क्या हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं कि दोनों जो है वो डिक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और दैट विल बी डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट वीडियो
जो जो हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैंने स्टार्ट करने लगा था, और मैंने इन्वर्स स्क्वायर लॉ और केपलर्स लॉ बताया था, ऑल्दो केपलर्स तो बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ ये बताया था कि जहाँ पे भी डिस्टेंस के साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ बन रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से आपके पास फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आंसर में बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल विल डिक्रीज, दोनों जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे। क्यों डिक्रीज़ होंगे? बिकॉज वी नो दैट, अब दोनों की हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है कि हमारा ई जो है ना बच्चे, वो किसके बराबर है? वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, आप साथ साथ वर्ड का काम भी देखते जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की वैल्यू मुझे, पाई जो है वो सिंबल्स में से ढूंढना पड़ेगा, तो ये पाई आ गया 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें यहाँ सिंबल से मिल जाती है, और दैट विल बी इक्वल टू Q/r²। एक और फ्रैक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे इसी के साथ ही, बल्कि ऊपर लगा देते हैं हम, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी Q/r²। r² अगेन एक और फ्रैक्शन है, तो मुझे इसमें ये सबस्क्रिप्ट ये लगाना पड़ेगा, सीखते जाएं बस आप काम, r एंड दैट विल बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी ई की। बेटा यहाँ पे 2 चार्जेस क्यों नहीं आए, एक चार्ज क्यों आया है? क्वेश्चन। जी, एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज है। एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन देखें, और ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट की वजह से हमने पोटेंशियल भी पढ़ा था। तो इसको भी हम जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर आता है। तो यही इक्वेशन जो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जो है वो हम लिखते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर आपके पास r² नहीं है, बल्कि डिवाइडेड बाय r है। ठीक, तो ये अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे, जो कि हमने पढ़ी हुई है ये तमाम चीज़, तो ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों के रिलेशंस में आपके पास डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर आ रहा है, या डिस्टेंस का इन्वर्स आ रहा है। एज इन बोथ द इक्वेशंस we have inverse relation with the distance। ठीक है जी, तो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, भले वो r हो भले वो r² हो, एक ही बात है। r² का मतलब तो वाकई होता है कि वो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। r से भी ऐसे ही है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। दस बोथ विल डिक्रीज। ठीक है, इतना एक स्पेसिफिक आंसर है, ठीक आंसर है, इतना बहुत है, और इतना ही आपने इसमें लिखना है। लाइन लगा दी, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 कोई और पढ़े। How can you identify that which plate of a capacitor is positively charged? जी, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट कैपेसिटर की जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है? कोई पुराने ज़माने में आपने ये पढ़ा हो, 9th 10th में, गालिबन ये 10th की बात है, आपने ये चीज़ कहीं पढ़ी हो तो आपको जहन में आ रही हो कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी चीज़ का। देखें, जब आप कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, अच्छा यहाँ प्रेफर ज़रूर ये कर लीजिएगा कि आपने साथ में ना डायग्राम्स भी जो हैं इसकी जहाँ बनती हैं वो ज़रूर बना दीजिएगा। मेरे पास क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ही लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चंस कंपाइल करने हैं, तो मैं लिखने पे फोकस कर रहा हूँ, और आज हम लिखने पे ही फोकस करते हैं, लेकिन आप डायग्राम इसके साथ ज़रूर बनाइएगा। अच्छा जी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्लेट जो कैपेसिटर की है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो ये बेटा हमें पता लगता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से।
कूलम्स लॉ में की वीडियो में मैंने ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी हल्का सा डिस्कस किया था, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोल रहा उसके बारे में। तो आपने ये किस तरीके से उसको जो है वो पहचानना है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पॉसिबल है। इसका पूरा प्रोसेस 10th में गिवन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मेथड क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। तो वो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये गोल्ड लीफ मेथड भी हो सकता है, इसे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ इसको बोलते हैं। और इससे हमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता लगता है, कौन सा चार्ज है ये भी गोल्ड लीफ बताता है। ठीक है, अब ये इसका मेथड आ गया, तो वो व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज डिस्क। मैं ये आपको इसकी डायग्राम के अलावा ये समझ नहीं आएगा तो डायग्राम भी बनाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, फिर आपको शायद ये तमाम बातें जो है वो समझ आए। तो मैं यहाँ साइड पे अपनी वर्क स्क्रीन पे जो है ना वो पेंट ओपन करता हूँ। अच्छा बच्चे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह का आपके पास एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपके पास ना एक ऐसे ही एक चैम्बर यूज़ होता है, और इस चैम्बर के अंदर आपके पास जो है वो एक, बल्कि बाहर जो है वो एक डिस्क होती है। ठीक है, और फिर ये डिस्क जो है ये कनेक्टेड होती है एक रॉड से, और फिर आपके पास एंड पे जो है वो दो गोल्ड फॉइल्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं। अच्छा, ये दो गोल्ड फॉइल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे, आई एम श्योर आप लोग इतने सिगरेट नोच तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सिगरेट की डब्बियों के अंदर जो एक एल्युमिनियम गोल्ड सा वो एक चीज़ निकलती है, पेपर सा, बिल्कुल वैसे गोल्ड प्लेटेड ये है। या जो हम गोल्ड लीफ यूज़ करते हैं सम स्वीट डिशेस में, तो ये बिल्कुल वैसे है, एक हल्की सी गोल्ड लीफ है, लेकिन वो स्वीट डिश वाले गोल्ड लीफ से ये थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप एक रॉड को, लेट्स सपोज आपके पास एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड का भी कलर हम चेंज करते हैं, और इस रॉड के ऊपर बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, तो आप क्या करते हैं, इस पॉजिटिव, और आपको नहीं पता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, आपने यही पॉजिटिव चार्जेस को जो है आपने फाइंड करना है। ठीक, तो ये कैसे फाइंड होगा, लेट्स सपोज कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको इस डिस्क के करीब करते हैं। जैसे ही हम इस डिस्क के करीब इसको लेकर आते हैं तो इस डिस्क में आपके पास आ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए आपके पास। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये बच्चे ट्रैवल करते जाएंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट रॉड। तो ये जैसे ही इस एंड ऑफ रॉड पर ये तमाम पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये ट्रैवल करके गए हैं, तो आपके इन दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब दोनों सेम चार्जेस आपके पास होंगे तो गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तभी दूर दूर हैं दोनों, तभी दूर दूर हैं दोनों। तो ये जब डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब अगर आप नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर लेके आएंगे, अब एक गोल्ड लीफ के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, एक के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज विल रिटेन देयर शेप। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये आपके पास गोल्ड लीफ जो रॉड है ये अब आपके पास नेगेटिव, अब आप लेके आए हैं इसके करीब, तो जब आप नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेके आते हैं तो क्या होता है, अब इसकी डाइवर्जेंस जो है वो कम हो जाएगी। लेट्स सपोज एक के ऊपर जो है वो अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, विच शोज अस अ कंडीशन कि अब डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, और जब डाइवर्जेंस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला रॉड जो है अब नेगेटिवली चार्ज है। ये एक छोटा सा सादा सा एक्सपेरिमेंट है, इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं अपनी वर्डिंग में ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो।
ठीक. When a positively charged disk of gold leaf, देखें डिस्क के ऊपर भी पहले पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, is brought near, डिस्क के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम brought near कर रहे हैं to a positively charged rod, रॉड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ इंक्रीजेस, तो लीफ की जो डाइवर्जेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इंडिकेट दैट द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. बट इफ द रॉड is negatively charged, the divergence decreases. ठीक है, तो तब वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो जो है वो अब नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो अब डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. इन दिस वे वी कैन easily determine which plate of a capacitor is positively charged. Any question in this? Because today we have live session, तो हम live session को easily question answer में deal कर सकते हैं जी. इसको आप लगा दीजिए यहाँ से लाइन, ये क्वेश्चन हो गया आपका एंड. एनी क्वेश्चन इन दिस? इसके साथ आप डायग्राम जरूर बनाएंगे. यू प्रेफर टू मेक और ड्रॉ द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4. Describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates. Condition number 1 with similar and equal charge. Condition number 2 with opposite and equal charge. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. वो कहता है कि आपने कंडीशन बयान करनी है, आपने कंडीशन बतानी है, और वो कंडीशन क्या है कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ हो और उसकी दो कंडीशन है ए और बी. तो मैं दोनों यहाँ पर ड्रॉ करने लगा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चे आपके पास डायग्राम बनने लगी है. तो वो कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो दो उसकी कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि वो सिमिलर चार्जेस के दरमियान पड़ा हुआ है और दूसरी कंडीशन ये है कि वो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान पड़ा हुआ है. तो सिमिलर चार्जेस में आप कोई भी कंडीशन बना सकते हैं. लेट्स सपोज आप नेगेटिव बना लें या पॉजिटिव बना लें. तो लेट्स सपोज ये आप पॉजिटिव बना लें. बाज़ की बुक्स में नेगेटिव भी यहाँ पे बना हुआ है, उसकी एक ही बात है, वो इतना मुश्किल नहीं है. और ये वाली प्लेट भी जो है वो आपकी पॉजिटिव है. दूसरी बी कंडीशन ये है कि सिमिलर एंड ऑपोजिट हैं. तो एक को आप पॉजिटिव कर लें और दूसरी प्लेट को आप नेगेटिव कर लें. ठीक हो गया. और इसके दरमियान में बच्चे आपने रखना है एक पॉजिटिव चार्ज. इस प्लेट के भी दरमियान में आपने रखना है एक पॉजिटिव चार्ज. जी, अब आप मुझे बताएं कि ऊपर वाले के ऊपर नेट फोर्स कहाँ लगेगी. दोनों पॉजिटिव हैं, नेट फोर्स किस तरफ होगी? नेट फोर्स 0 होगी. वेरी गुड. तो इन दिस केस द नेट फोर्स विल बी 0. यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स जो है वो 0 होगी क्योंकि दोनों ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. तो फोर्स जो है वो आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 0. और नीचे वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी. तो हम यहाँ पर एक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ लगा लेते हैं. दैट इज़ योर आंसर. बड़ा आसान सा आंसर है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. डायग्राम बना देंगे तो आपको इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बन जाएगा. बहरहाल मैं इसका आंसर लिख देता हूँ. द नेट फोर्स विल बी 0. लाजमी डायग्राम को आप इग्नोर नहीं कर सकते. मेक श्योर कि आप डायग्राम लाजमी बनाएंगे. ठीक है जी.
नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। ये ए पार्ट का आंसर है और बी पार्ट का आंसर डायग्राम बना के आप लिखेंगे। द नेट फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज will be from positive to negative because it is attracted to the negative plate। बस इतनी सी बात है। बास की बुक्स में अगर इससे भी अच्छा आंसर मिले तो यू हैव टू राइट इट, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई? डिस्कस करें जल्दी जल्दी ताकि मैं इसको लिखूं। ये क्रॉस क्यों नहीं करती? वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है, ये इसलिए क्रॉस नहीं करेंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अगर डायग्राम बनाऊँ तो ये मैं एक चार्ज बना रहा हूँ और इस चार्ज को ज़रा मैं फिल कर दूँ और ये लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो बाहर निकलेंगी इन एवरी डायरेक्शन और ये ओरिजिनेट हो रही हैं और ये रेडियल हैं। तो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, बल्कि भले ये जितनी मर्जी डायमेंशन वाली लाइंस जो हैं वो क्यों ना हो, लेकिन ये दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन वन डायरेक्शन होती, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज एक से ज़्यादा जगह पड़ा हुआ होता, तो दो चार्जेस की लाइंस जो हैं वो आपस में जो है वो डिपेंड करता कि उनकी फ़िज़िकल नेचर जो है वो क्या है। अगर दो पॉजिटिव होते हैं तो तब भी एक दूसरे को रिपेल कर देती, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पड़ा होता तो उसकी तरफ ट्रेवल कर जाती, बट दे नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको मैं लिख देता हूँ एज द, बल्कि हम स्टार्ट ये करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस each other because of the fact that electric field has only one direction, so it will move radially outward but never cross। इट विल क्रॉस, ये तब क्रॉस होगी इफ इट हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, हो सकता है इसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, बट दिस इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और ये जो मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ ना, ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, तो आपको मैं ये फाइल भी सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं जी। एनीवन, कोई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 बोल दे जी, टाइम इज रनिंग। If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field जी with field lines pointing in the same direction, जी will it make a rectilinear motion? हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ना ज़रूरी है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। बेटा रेक्टिलिनियर मोशन जो है
वो स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो करेगा। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। सर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ठीक है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपको दे दी गई है। वैसे फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म का ये मतलब है कि कहीं पे फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, कहीं पे फील्ड लाइंस जो हैं वो कम हैं। तो आपके पास जो ये फील्ड लाइंस उसने ऐसे बता दी हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब आपको इसके राइट हैंड साइड पे जो है वो फील्ड लाइन ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, लेफ़्ट पे जो है वो फील्ड लाइन कम है। लेकिन एक उसने बात बोल दी कि इसके दरमियान में इसके साथ ही अगर आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है और वो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? बिल्कुल ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से दूर मूव करना शुरू करेगा, एंड यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये सिंपल से इसका आंसर है। ये भले यूनिफॉर्म में हो या भले नॉन यूनिफॉर्म में हो, नॉन यूनिफॉर्म आपको सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बता दिया गया है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि ये रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज द टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, सो दैट वन मूव अवे फ्रॉम another in making rectilinear motion। बहुत सारे आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है सेंस जो है वो भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ई नेसेसरीली ज़ीरो होना ज़रूरी है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इज ई विल बी नेसेसरीली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ द बैलून इज स्फेरिकल, और बैलून के बाहर जो है वो चार्ज मौजूद है, तो ई के अंदर होना ज़रूरी, ज़ीरो होना ज़रूरी है। हम जल्दी से आते हैं इसकी डायग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 7 जी, आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है, इस तरह का एक बैलून है जिसके बाहर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। बाहर अज्यूम कीजिएगा कि ये पूरा ही पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है। तो बताएं इसके अंदर ई आपके पास ज़ीरो होता है या नहीं होता? सर हो सकता है जीरो, फिर बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल है इफ़ यू अज्यूम अ गॉसियन सरफेस इनसाइड दैट चार्ज रबर बैलून। आपने ये गॉसियन सरफेस जो है उसको कंसीडर किया है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ई आपके पास परफेक्टली जो है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, यस E will be necessarily zero inside a charged rubber balloon if the
positive charges are at the surface of sphere so that no charge is included in the center, considering the Gaussian surface. आप Gaussian surface कंसीडर कर रहे हो, स्टिल आपके जो अंदर बैलून या स्फेरिकल सरफेस के अंदर आपके पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सो ई विल बी ज़ीरो, ई आपके पास ज़ीरो होगा। अच्छा, एक यहाँ पर एक ट्रिक है सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी, कि आपके पास कभी भी इतना जिसमें थ्योरेटिकल आंसर आ रहा है या बिल्कुल सेंटेंसेस आ रहे हैं, वो इतना अपीलिंग नहीं होता। तो उसको अपीलिंग बनाने के लिए आप इस तरह की एक्सप्रेशन जो है वो लिख दें, ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नज़र जाती है, और इसके साथ आप डायग्राम बना लें तो डायरेक्टली यहाँ पे नज़र जाती है। तो ये बड़ा अच्छा क्राइटेरिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से बोलिए। Is it true that Gaussian state It that is जी बोले आप बोले true that Gaussian's law It is true that Gaussian's law states that outward line of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to net positive charge enclosed within Yes. this surface. यस बिल्कुल। तो ये इसका आंसर सिंपली यस में है। यस इट स्टेट दैट, यही स्टेट करता है दैट द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 over epsilon naught times 1 over epsilon naught times the charge enclosed। तो ये आपको मुसलसल यही बता रहा है कि भाई वाकई ही ऐसा ही है, 1 over epsilon naught times the charge enclosed in the surface, ठीक है, and this charge will be पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात की है। आप इस स्टेटमेंट को बड़ा भी कर सकते हैं, इसके साथ डायग्राम बना के गॉसियन लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। अगर 2 नंबरों में आपको ये एनफ नहीं लग रहा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एनफ, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट जो है इसकी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, और ऐसे ही आपने लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, और आज देखें मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर मैं आप लोगों पे छोड़ता ना क्लास में तो ये कभी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन देखें उसको हमने कंपाइल कर लिया। जी हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई थी। चले मैं आपको अगेन उस डायग्राम वाली जगह पे ले जाता हूँ, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा ज़रा इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आपके पास जो है देयर आर 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस हैं आपके पास, और बड़ी डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सरफेस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद हैं, और दूसरी सरफेस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद हैं। पीछे हमने जिस क्वेश्चन की बात की थी वहाँ पर हमारे पास पॉइंट पॉजिटिव चार्ज यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, हाई टू लो या लो टू हाई? Low to high. High to low. हाई टू लो, दोबारा देख लें। Low to high, sir. यस, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। यही चीज़ आपके पास हर जगह, भले आप बैटरी पढ़ लें या भले आप जो है वो
सेल्स बैटरी तो एक ही चीज़ होगी, बैटरी का आप एक्शन पढ़ लें या कैपेसिटर में आप पढ़ लें, अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा हो, या कोई भी प्लेट्स के अंदर से आप ये तमाम चीज़ पढ़ लें, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर मूवमेंट है तो वो लो से हाई होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो हम इसको लिखते हैं एज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग negatively charged, so it will move from low potential to high potential. ठीक है, that's it. With this your questions are completed and सरप्राइज़ ये था कि ये जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं इसके साथ साथ मैंने वीडियो भी कंपाइल कर ली है, तो ये एज इट इज़ वीडियो जाएगी यूट्यूब पे जिसमें आप लोग भी मौजूद होंगे। सो अब मैं यहाँ पे लेने लगा हूँ आप लोगों की अटेंडेंस, और मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। अगेन जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, और प्लीज़ इसको अपने साथ रखिए हर चीज़, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। यहाँ से वीडियो हुई एंड